देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ है बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, है ना। ये कंटिन्यूस एक्सरे का है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बना रखी हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी ही है ये कर्व, ठीक है। और वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इस ग्राफ से। देखिए इस ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि जैसे मान लिया वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे वेवलेंथ कम की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। ये अभी हम हटा देते हैं लाइंस। ये पीक शिफ्ट हो रही है कम वेवलेंथ की तरफ, साथ में ये जो मिनिमम वेवलेंथ है ये भी आपका ओरिजिन शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। आपको क्लियर है कि कंटिन्यूअस एक्सरे किसे कहते हैं? देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है। देखिए अगर आपने किसी भी टारगेट के ऊपर, कोई भी हाई एटॉमिक नंबर का टारगेट है, उसके ऊपर हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किए हैं, तो क्या होगा, ये आपका जो भी टारगेट है उसका हाई एटॉमिक नंबर है, उसका एक एटम मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये हाईली एक्सेलरेटेड है, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगा रखा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस की थी, उसमें हम कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कंटिन्यूअस एक्सरे जब कैसे बनता है कि हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोलम्बियन फोर्स लगेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और इसके फील्ड के अंदर एंटर करता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई गया, डिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। और डिफ्लेक्ट होने में एक्चुअली होता क्या है कि उसकी जो इनिशियल एनर्जी है, हम इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने उसको V पोटेंशियल दे रखा है। तो उसके पास जो एनर्जी है E इज इक्वल टू उसका चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको पता है। और अगर इतनी एनर्जी है और ये सारी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² की इक्वल है। और आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चला वो इतनी एनर्जी से चला और यहाँ आने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो गया। अब डिफ्लेक्शन एंगल कितना है वो आपने क्वांटम इफेक्ट में भी पढ़ा है कि कितना भी डिफ्लेक्ट हुआ है उसकी अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी में लॉस होगा। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मान लिया ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है या कम डिफ्लेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी चेंज हो गई है। पहले E थी, अब E प्राइम हो गई है। तो E माइनस E प्राइम जितना लॉस होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, उस एनर्जी, वो मान लिया E डबल प्राइम है, उस एनर्जी का एक एक्सरे फोटोन आपको आउटर में मिल जाएगा। तो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हुआ, एक फोटोन मिल गया। यहाँ से फोटॉन्स जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ उसी जगह से आपको एनर्जी मिल गई, क्योंकि एक्सरेज आपको पता है चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल्स हैं। एनर्जी के ये एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको आप फोटॉन्स बोलते हैं, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको एक्सरेज बोलते हैं आप। तो ये एनर्जी यहाँ से जैसे ये आया अपनी लाइन से, जैसे ही डिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से एक फोटोन निकल गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाया। और जैसे ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट तो वो इस फील्ड के अंदर ही होगा, तो यहाँ से हुआ तो एक, जैसे ही एनर्जी का चेंज होगा वैसे ही उस चेंजिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी का एक एक्सरे फोटोन आपको बाहर मिल जाता है। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेटेड है, वो डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है एक्सरेज का। इसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब इसमें हम केवल इस नीचे वाले की बात कर रहे हैं। मान लिया आपने पोटेंशियल डिफरेंस 20 किलोवोल्ट लगाया था, तो आपको इस तरह का मिला, और एक मिनिमम वेवलेंथ का से नीचे की वेवलेंथ के एक्सरे फोटोन आपको नहीं मिलते हैं। इसका रीजन, ये वाला वैल्यू कब निकलती है, जब आपका इंसिडेंट जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ के रुक जाए, ठीक है, अपनी सारी एनर्जी को अगर लॉस कर दे। तो सारी एनर्जी उसके पास कितनी है, EV के इक्वल। EV इज इक्वल टू फोटोन में चेंज हो गई है, रुक गया ना, तो जितनी एनर्जी का लॉस है अब उसकी एनर्जी EV के इक्वल थी और यहाँ के 0 हो चुकी है। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी एनर्जी के इक्वल एक एक्सरे फोटोन निकलेगा। तो यानी फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू मैक्सिमम, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन इस कंडीशन में आपको मिलेगा, और इससे hc अपॉन लैम्डा मिनिमम, ये फॉर्मूला आपको पता ही है।
तो इससे आपको लैम्डा मिनिमम की वैल्यू मिल जाती है Hc/eV के इक्वल। तो फ्रेंड्स यही ड्यून हंट लॉ भी है, उन्होंने मिनिमम वेवलेंथ के फोटोन के लिए ये फॉर्मूला दिया था। जैसे ही आपने वोल्टेज इंक्रीज की तो आपके पास इसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या होगा, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ से हाई एनर्जी के, और ज्यादा हाई एनर्जी के एक्सरे फोटोन मिलेंगे, और एनर्जी आपने बढ़ाई तो और ज्यादा एनर्जी के फोटोन मिलेंगे। तो ये क्लियर है। इसमें आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन बहुत कम है, ये वाला पोर्शन बहुत कम है, यानी कि दैट मीन्स कि जो हाई एनर्जी के एक्सरे फोटोन हैं वो कम है, क्योंकि बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती है, प्रोबेबिलिटी है कि वो रुक जाए। जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एवरेज ज़्यादा हो रही है, और ऐसा कम हो रहा है, धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है ना, जीरो। दैट मीन्स ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अनडेविएटेड सीधे चले गए इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन सीधे निकल गए तो उन्होंने किसी भी तरह का एक्सरे फोटोन नहीं दिया है, तो वो कम होते चले जा रहे हैं, उनकी वैल्यू कम है। अब देखिए ये जो वर्टिकल लाइन मैं बना रही हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटेंसिटी को, कि इतनी इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ की इतनी इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ की इतनी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली, यानी कि नंबर ऑफ एक्सरेज इस वेवलेंथ की सबसे कम निकले हैं, ठीक है, इस वेवलेंथ की सबसे कम निकली हैं, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की ज्यादा निकली हैं। तो ये वैल्यू जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो ये मिनिमम की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ग्राफ ऐसे ही आर्बिट्रेरी नहीं है, ये जो पीक है ये भी लैम्डा मिनिमम की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा ग्राफ की बात अगर करें हम, तो यहाँ पे ये वेवलेंथ, ये कंटिन्यूअस कर्व तो आपको दिखाई दे रहा है, ये लैम्डा मिनिमम है, ये किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए है, 20 kV के लिए ही मान के चल रहे हैं आप। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व है, जिसमें आपको कुछ पीक्स दिखाई दे रही हैं। देखिए सबसे पहले हम ओरिजिन देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता कैसा है। आपको फिर से एक एटम बनाना है, ये हटा देते हैं। देखिए आपने क्या किया, आपको एक एटम बनाना है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी तरफ आ रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये इस एटम के इनर मोस्ट शेल, क्या नाम होते हैं इनके, KLM ऐसे होता है ना, और आपको पता है कि अगर टंगस्टन के लिए तो K शेल की जो एनर्जी होती है, EK से रिप्रेजेंट कर लें, इस K शेल है ना, इसकी एनर्जी को, वो होती है लगभग 69.5 keV, और अगर L शेल की बात करें तो वो अबाउट 20 keV होता है, और 12 के अप्रॉक्स, और M की बात करें वो लगभग 2 keV के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम इनर मोस्ट शेल से बाहर की तरफ जाते जाते हैं तो काफी डिफरेंस आता चला जाता है एनर्जी में। अब क्या हुआ, एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसके बाद 8 होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका 2n² के अकॉर्डिंग। तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन गया, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसने स्ट्राइक किया इस इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, स्टेबल एटम में कभी भी इनर मोस्ट शेल्स में एक वैकेंसी नहीं होती है, तो उसको वैकेंसी को फिल करने के लिए L शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। हो सकता है L से जंप कर जाए, हो सकता है M से जंप कर जाए। तो अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन L शेल से K शेल में जंप करता है, यानी L to K, तो K अल्फा लाइन मिलती है, ठीक है। अगर M to K जंप करेगा तो K बीटा लाइन मिलती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, फाइनल आपकी जो ऑर्बिट है वो K ही होनी चाहिए, तब आपको K सीरीज की लाइन मिलती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें, अगर मान लिया 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कराया है, तब आप तभी निकल सकती है ना K शेल से, तो क्योंकि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, इतनी है, ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाउंड है K शेल से। अगर इससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसके इक्वल या इससे ज्यादा
इस एनर्जी के इक्वल या इससे ज्यादा की एनर्जी का अगर इलेक्ट्रॉन इसे स्ट्राइक किया तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दे। तो हमने एक इतनी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब क्या होगा, एल शेल से के शेल में एकदम जंप हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी के इक्वल एक्सरे निकलेगा? आपको पता है कि जब एल शेल से इस शेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इन दोनों एनर्जी डिफरेंस की इक्वल एनर्जी का एक फोटोन बाहर निकलेगा। तो ये डिफरेंस देख लीजिए आप, लगभग 70 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 58 केईवी का आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अगर यहाँ से एम शेल से के शेल में गया तो क्या होगा, सिर्फ 70 अबाउट 70 में से 2 गए तो 68 केवी का मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ के बीटा लाइन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा लाइन। बट अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नेक्स्ट शेल से इस शेल में आए, क्योंकि एम शेल से एकदम से क्यों आएगा के शेल के अंदर, उसके बीच में तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एक ऑर्बिट के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी है भले ही कि एम शेल से के शेल में आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा के शेल से एल शेल से के शेल में आने की है। इसीलिए आप पहले तो ये देख लीजिए कि ये सारी सीरीज हैं के सीरीज और ये एल सीरीज है। अगर वैकेंसी एल ऑर्बिट में क्रिएट होती है तब आपको एल सीरीज मिलती है। और वही अल्फा बीटा गामा का वही फंडा है कि उससे नेक्स्ट वाला या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला जंप करके एल शेल को फिल करता है तो आपको एल अल्फा, एल बीटा एंड एल गामा मिलती है। इसमें भी अगर आप वेवलेंथ की बात करते हैं, ये वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ अगर हाइयर है दैट मीन्स कि एनर्जी कम है करने लगे। लो वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी का है, उसमें भी के अल्फा इधर आएगा, के बीटा इधर आ जाएगा, के गामा इधर आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ही है के बीटा की के गामा से ज़्यादा है और के गामा की के बीटा की के अल्फा से ज़्यादा है और के बीटा से के तो यानी ये एनर्जी को बता रहा है ना आपको, आप समझ रहे हैं। यहाँ से वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा है, तो के अल्फा की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू के बीटा और के गामा की एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू के बीटा। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई है। अब ये देख रहे हो आपकी पीक की इंटेंसिटी के अल्फा की ज़्यादा है। पीक इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि के अल्फा लाइन मिले आपको, इसीलिए ये पीक बड़ी होगी, ये पीक छोटी होगी और ये पीक छोटी होती चली जाएगी। तो ये एकदम क्लियर है आपको। इधर भी आप देख रहे हैं ये एल अल्फा, एल बीटा एंड एल गामा होगी। यहाँ पे आपकी हायर वेवलेंथ यानी लो फ्रीक्वेंसी है के अल्फा, के सीरीज से एल सीरीज की जो एनर्जी है वो कम है, ठीक है। एल सीरीज कम है तो लोअर उधर की साइड बनता चला जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व का ग्राफ है, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, ये आपको एकदम क्लियर है। तो देखिए अगर इसमें देखते हैं आप फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये पहले बनाए हैं, एल वाले बाद में बनाए हैं, क्योंकि एल की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू के, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वाला पोर्शन दिखाएगा, तो के सीरीज यहाँ मिलेगी, एल सीरीज कहीं यहाँ पे मिलेगी। उसमें भी के अल्फा की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि के अल्फा सीरीज आपको ज़्यादा मिले और फिर के बीटा एंड के गामा। ये तो पीक तो बता रही है इंटेंसिटी को। अब ये पोजीशन इनकी ये बता रही है कि के गामा की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू के बीटा और के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू के अल्फा। तो ये आपको आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम इस वाले ग्राफ की तरफ चलते हैं, ये वाला ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि मॉसले ने ये देखा कि जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगर एटॉमिक नंबर बनाया जाए ग्राफ, तो के सीरीज की एनर्जी एज कंपेयर टू एल सीरीज ज़्यादा होती है, ये तो पक्का ही है पता आपको। तो एक पर्टिकुलर एटम के लिए देखा जाए, मान लो एटॉमिक नंबर कुछ भी है उसका, तो उसमें देखा जाए तो एल सीरीज की एनर्जी कम है और के सीरीज की ज़्यादा है, ये तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर आप बढ़ाते चले जाते हैं तो न्यूक्लियस के साथ के शेल का इंटरेक्शन बढ़ता चला जाता है, के शेल की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। के शेल की एनर्जी बढ़ेगी तो के सीरीज की एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो के सीरीज की एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है और एल सीरीज की भी उसी के रेशियो में इंक्रीज होती चली जा रही है, लेकिन के से कम होती है, ठीक है। क्लियर है। अगर हम के अल्फा, के बीटा
के गामा, केवल एक सीरीज के ही के अल्फा बीटा गामा की बात करें, एटॉमिक वर्सेस एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, तो देखिए के अल्फा की मैंने आपको बताया कि एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू के बीटा की ज़्यादा है एज कंपेयर, के गामा की ज़्यादा है एज कंपेयर टू के बीटा। तो एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के लिए के अल्फा की कम है, के बीटा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ है ये, ठीक है ना। तो इस तरह के ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने एटॉमिक नंबर इंक्रीज कराया तो ऐसे ही ये तब भी रेशियो यही रहेगा। तो इसी को देखते हुए मॉसले ने रिलेशन दिया था कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए और बी कांस्टेंट होते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में निकाल के भी दिखाया था कि के अल्फा सीरीज के लिए b की वैल्यू 1 होती है एंड a की वैल्यू होती है 3/4 ऑफ आर सी की है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप एल अल्फा की करेंगे तो b की वैल्यू 1 ही होगी, तब आपकी b की वैल्यू 7.4 होती है और a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सीरीज में ये ट्रांजिशन से निकलता है कि a क्या होता है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स।